हेलो, वेलकम टू एवरीवन इन माय चैनल। आज का टॉपिक है इनडिटर्मिनेसी का लेक्चर 4। इसके 3 लेक्चर हम पहले अपलोड कर चुके हैं। उसी के क्रम में आज चौथा लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हमने इनडिटर्मिनेसी, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ज्ञात करने के शॉर्टकट मेथड का डिस्क्रिप्शन किया है। तो देखते हैं ये शॉर्टकट मेथड क्या है और कैसे ज्ञात किया जाता है। तो लेक्चर 4 स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, इसको डीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम पहले भी बता चुके हैं। इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, जिसको कि डीएससी से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा है इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, जिसको कि डीएसआई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हमारी टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी जो है इन दोनों के सम के बराबर होती है। हम लिख सकते हैं डीएस बराबर डीएससी प्लस डीएसआई। ये हमारा फार्मूला है। पिछले लेक्चर में भी हम इसका उल्लेख कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, DSE। यहाँ पर बता दें, मैंने जो पिछले वीडियो में डायरेक्ट जो मेथड बताया था, डायरेक्ट एस्टिमेशन मेथड, उसके अंतर्गत स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी की जो वैल्यू है वो सीधे ही ज्ञात की गई थी। हम अलग अलग पार्ट में, जैसे एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी ज्ञात की जाए और इंटरनल इनडिटर्मिनेसी ज्ञात की जाए, फिर इन दोनों को जोड़ा जाए, उसके बाद हमारी टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ज्ञात होगी। तो यहाँ पर पिछले उसमें हमने डीएससी को सीधे ही फार्मूला ज्ञात करके फार्मूले के द्वारा डीएस की वैल्यू सीधे निकाली थी। इन दोनों वैल्यूज़ की अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट नहीं की गई थी, ना इनके लिए अलग से कोई फार्मूला था। केवल इसके लिए ही डायरेक्ट एक फार्मूला बना दिया गया था। उसी के आधार पर हम प्रत्येक 4 जो केस थे हमारे बेसिक, उन्हीं प्रत्येक केस में क्या फार्मूला बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम डीएस की वैल्यू पिछले लेक्चर में ज्ञात कर चुके हैं। आज यहाँ पर जो हम ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं, इस मेथड में हमें पहले डीएसई का मान ज्ञात करना होगा, बाद में डीएसआई का मान ज्ञात करना होगा। फिर जब ये दोनों ज्ञात हो जाएंगे तब इन दोनों को जोड़ करके हम स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी के उसमें हम पहला स्टेप लेते हैं डीएससी, एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी डीएससी। ये एक्चुअली किस पर आधारित है? क्योंकि इसमें एक्सटर्नल वर्ड लिखा हुआ है। जो हमारा फ्रेम है या ट्रस है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसका एक्सटर्नल रिएक्शन जो उसमें होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं? सपोर्ट के द्वारा होती हैं। जो हमारे उसके सपोर्ट होते हैं वो किस तरह के हैं और सपोर्ट पर कौन कौन सी रिएक्शंस आ रही हैं, मूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, शियर फोर्स वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। तो यानी जितनी भी रिएक्शंस डेवलप होती हैं, RX, RY, RZ, MX, MY, MZ एट्सेट्रा, जो भी रिएक्शन डेवलप हो वो जॉइंट स्ट्रक्चर, उस सपोर्ट की कंडीशन पर या सपोर्ट की बनावट पर डिपेंड करेगा। तो ये बेस्ड ऑन सपोर्ट सिस्टम पर के आधार पर ये डिपेंड करता है। कैसे ज्ञात किया जाता है? इसका एक जनरल फार्मूला है, डीएससी इज इक्वल टू एक्सटर्नल रिएक्शंस। जितनी भी रिएक्शंस हैं बाहरी, यानी सपोर्ट पर जो भी रिएक्शंस हैं, उन सब की वैल्यू ज्ञात कर ली जाए। इसके बाद माइनस अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी उपलब्ध रहती हैं। यानी इसमें क्या है, पूरे स्ट्रक्चर के इंटरनल फोर्सेस को काउंट नहीं करते। इसमें पूरे स्ट्रक्चर पर लगने वाले बाहरी बलों को और एक्सटर्नल रिएक्शंस जो सपोर्ट पर रिएक्शंस कार्य कर रही हैं, केवल उन्हीं को काउंट करके उनके लिए जो हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाते हैं उनको ही यहाँ पर काउंट करते हैं। तो ये है अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है। इसको घटाया जाता है किसमें से? एक्सटर्नल रिएक्शंस में से। यानी ये हमारी अननोन क्वांटिटीज़ होती हैं और ये हमारी इनके द्वारा इतनी क्वांटिटी नोन हो जाती हैं। तो इसी आधार पर हम ये निकालते हैं। तो अब देखिए, अगर हमारा स्ट्रक्चर 2D फ्रेम का है, हमारे जब 2D फ्रेम में है
तो हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो है ये 2D फ्रेम में 3 अवेलेबल होती हैं, सिग्मा x इक्वल टू 0, सिग्मा y इक्वल टू 0, सिग्मा mz इक्वल टू 0। इस तरह से 3 इक्वेशंस हैं जो कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। इनके द्वारा हम ये रिएक्शंस की वैल्यू सॉल्व करते हैं, यानी 3 इक्वेशंस हैं तो 3 अननोन हमारे ज्ञात हो सकते हैं। तो टोटल रिएक्शंस हैं कितनी सपोर्ट पर, वो RE से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी स्ट्रक्चर के सपोर्ट्स पर टोटल अननोन रिएक्शंस की संख्या कितनी है वो RE के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। तो RE में से ये नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 3 घटा दिया जाएगा। ये हमारा 2D फ्रेम के केस में होगा, और अगर फ्रेम 3D है तो ये 6 घटाया जाएगा, क्योंकि इसमें नॉन रिएक्शंस हमारी ये 6 हो जाती हैं, यानी RX, RY, RZ, MX, MY और MZ। इस तरह से 3 अननोन रिएक्शंस हैं। तो ये इसमें 6 घटाई जाएंगी, इसमें 3 घटाई जाएंगी। तो ये RE-X ये 3D फ्रेम में होता है, और ये RE-3 ये 2D फ्रेम में होता है। ये हमारे जनरल फार्मूले हैं इन 2 तरह के फ्रेम के लिए, 2D फ्रेम हो या 3D फ्रेम हो। क्योंकि यहाँ देखिए रिएक्शंस हम ज्ञात कर रहे हैं, हम रिएक्शंस ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो फ्रेम है वो पिन जॉइंटेड है या रिजिड जॉइंटेड है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमको हमारा केवल एक्सटर्नल रिएक्शंस को ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये फार्मूला हमारा दोनों केस में होल्ड करता है। पिन जॉइंटेड फ्रेम में भी के लिए भी यही लागू होता है, और रिजिड जॉइंटेड फ्रेम के लिए भी यही फार्मूला लागू होता है DSC की वैल्यू ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2D फ्रेम में हम एक ये फिक्स्ड बीम ले लेते हैं जिस पर जनरल लोडिंग है, यानी जनरल लोडिंग से मतलब है कि लोड हमारा इंक्लाइंड भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो ये जनरल लोडिंग के लिए हो गया। तो इसके सपोर्ट पर यहाँ देखिए ये फिक्स एंड है, तो ये फिक्स एंड है तो इस एंड पर अननोन रिएक्शंस कितनी हैं, 3 होती हैं। यहाँ पर अननोन रिएक्शन कितनी होती हैं, 3 होती हैं। अब इस पर 3 कौन सी हैं रिवाइज कर सकते हैं आप दोबारा। एक वर्टिकल रिएक्शन होगी, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी, और एक मूवमेंट होगा। तो इस तरह से 3 रिएक्शन होंगी। तो 3 ये हो गई, 3 ये हो गई। टोटल RE की वैल्यू 3 + 3 6 हो गया। तो RE की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, 3 + 3 यानी 6। अब देखिए इसमें DSC की वैल्यू हम यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं। DSC इक्वल टू RE-3, तो RE की वैल्यू इसके लिए 6 हो गई, 3 + 3। तो और ये RE-3 तो 6 - 3 3 हो गया। तो DSC की वैल्यू ज्ञात हो गई। यानी हमको केवल ये वर्बली काउंट करना है, अलग से लिख के काउंट करने की आवश्यकता नहीं। हम चाहें तो एक लाइन में लिख सकते हैं RE = 3 + 3 = 6, फिर यहाँ RE का मान 6 रख दें और 6 - 3 = 3 लिख लें। ये दूसरा बीम देखते हैं, ये भी 2D है। ये दोनों फिक्स, इसमें लोड केवल वर्टिकल लगी हुई है, कोई भी फोर्स इंक्लाइंड नहीं है। जब फोर्स कोई इंक्लाइंड नहीं है तो इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस नहीं होगी। तो यहाँ पर रिएक्शंस जो है एक कम हो जाएगी, कौन सी, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल रहेगी, मूवमेंट रहेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं होगी। तो इस पर जो है अननोन रिएक्शंस कितनी हो गई, 2 हो गई। तो RE की वैल्यू इस केस में केवल वर्टिकल लोड के लिए ये हमारा 2 रहेगा, इसमें भी 2 रहेगा। तो 2 2 4, RE की वैल्यू 4 हो जाएगी उस केस में। और नॉन रिएक्शंस कितनी हो जाएंगी। अब देखिए नॉन रिएक्शंस आप बनाने जाएंगे, इसके लिए वर्टिकल इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है। सिग्मा V = 0 या सिग्मा Y = 0 आप बना सकते हैं, लेकिन सिग्मा X = 0 की इक्वेशन ही नहीं बनेगी, क्योंकि कोई भी फोर्स सिग्मा X डायरेक्शन में नहीं है, यानी X डायरेक्शन में नहीं कार्य कर रहा है। इसलिए यहाँ पर एक नॉन रिएक्शन जो है हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन एक हमारी वो भी कम हो जाएगी। तो यहाँ जो फार्मूले में 3 घटाया गया है, यहाँ पर 2D फ्रेम के केस में अब ये हमारा 2 ही रह जाएगा। तो ये इस पर्टिकुलर केस में हमको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, ये कोई अलग से फार्मूला नहीं बनाया गया है। इसमें चूँकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा दोनों तरफ से घट गया, इसमें अननोन में भी घट गया और नॉन में भी घट गया। तो एक ये कम हो जाएगा, एक ये कम हो जाएगा। तो दोनों तरफ एक एक कम हुआ, तो यहाँ पर 2 2 4 बच गया, 4 में से 2 गया 2। इस तरह से DSC की वैल्यू इस केस में 2 आएगी, और इस केस में जनरल लोडिंग के केस में 3 आएगी। यहाँ पर दोनों केस को ध्यान रखें। तीसरे केस में हम एक सिरा इसका हिंज ले लेते हैं, एक सिरा फिक्स ले लेते हैं। फिक्स सिरे पर जैसे यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है,
वही 3 को हमने दर्शा दिया, एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है, एक मोमेंट है। तो 3 यहाँ पर हो गए और आर की वैल्यू, और ये हमारा हिंज सपोर्ट है। हिंज सिरे पर मोमेंट हमारा रिलीज हो जाता है। इस पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 रिएक्शंस रह जाती हैं, तो यहाँ पर 2 रिएक्शंस लिखी जाएंगी। तो 2 ये हो गई, 3 ये हो गई, 3 2 5, आर की जगह हमारा 5 हो गया और -3 ये फार्मूले में है ही, तो 5 - 3 यानी 2, इसमें DSC की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक 3D रिजिड फ्रेम जरा देख लें। यहाँ हमने एक ये फ्रेम लिया है, ऊपर ये 4 भुजाएं, एक वर्ग बना हुआ है स्क्वायर, इसके सेंटर में कुछ हाइट पर एक कॉमन जॉइंट है। यहाँ से ये इसको जोड़ा गया है, यहाँ से इसको जोड़ा गया है, यहाँ से इसको जोड़ा गया है, यहाँ से इसको जोड़ा गया। तो इस तरह से, और ये हमारे वर्टिकल सपोर्ट हैं 4। तो ये हमारा रिजिड फ्रेम हो गया। अब इसके मेन चीज़ क्या है, यहाँ पर हमको एक्सटर्नल ही तो निकालना। फ्रेम के अंदर मेंबर किस तरह से जुड़े हुए हैं वो अभी एनालिसिस हमको यहाँ नहीं करनी है, क्योंकि हमको केवल एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी ज्ञात करनी है, DSC की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमको सपोर्ट पर ध्यान देना होगा। इसका सपोर्ट ये फिक्स है, इसका ये फिक्स है, इसका ये हिंज है, इसका ये रोलर है। तो 3D फ्रेम अगर है तो 3D फ्रेम में ज़रा यहाँ ध्यान देखें, 3D फ्रेम में जो हमारा फिक्स सपोर्ट होता है, इस पर रिएक्शंस कितनी होती हैं? 6 होती हैं। सिग्मा x, ये x, RX, RY, RZ, ये 3 तो ये हो जाएंगे, और MX, MY और MZ, ये 3 ये हो जाएंगे। इस तरह से 6 अननोन होंगे इसमें। तो 6 रिएक्शंस यहाँ की हो गई, 6 रिएक्शन इस सपोर्ट की हो गई। ये भी हमारा फिक्स सपोर्ट है। ये हमारा हिंज सपोर्ट है, इस पर मूवमेंट रिलीज हो जाएंगे। तो मूवमेंट रिलीज हो जाने का मतलब 3 मूवमेंट हैं। मूवमेंट की इक्वेशन 3 है, तो 3 कम हो जाएंगी। टोटल हमारी RX, RY, RZ 3 बचेंगी, यानी ये हमारी आर की वैल्यू इस जॉइंट के लिए, इस सपोर्ट के लिए 3 हो गई, और रोलर के लिए केवल 1 रहती है, चाहे 3D फ्रेम हो चाहे 2D फ्रेम हो। तो इसके लिए केवल 1 जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से आर की वैल्यू टोटल कितनी हो गई? 6 + 6 + 3 + 1, ये जोड़ करके निकाला है। तो इस केस में हम यहाँ लिख सकते हैं RE = ये कैपिटल RE नहीं बनाना है, स्मॉल RE। तो RE = 6 + 6 + 3 + 1, बस जोड़ लिया हमने, ये हमारा 16 आ गया। बस फार्मूले में रख दिया DSC। अब हमारा 3D फ्रेम के लिए जो फार्मूला है वो RE - 6 है, यहाँ ध्यान दें। तो ये RE - 6 लिखा, RE की वैल्यू 16 निकाली थी यहाँ से, तो 16 - 6 = 10 आ गया। तो इस तरह से DSC की वैल्यू आसानी से निकल आती है। अब जरा विचार करें, ये सब एक बार पढ़ लेने के बाद क्या इसको सॉल्व करने के लिए हमको मैथमेटिकली कापी पेन की आवश्यकता है? क्या इतनी गणना हम मौखिक नहीं कर सकते देख करके? केवल सपोर्ट को हम काउंट कर लें और इसमें से 6 माइनस कर दें, सीधे आंसर बता दें? तो ये जो मेथड है ये इतना सिंपल है कि इसको और ज़्यादा इसका कोई शॉर्टकट निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो जो ये हमारी एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी DSC है, इसकी वैल्यू जो निकाली जाती है इस फार्मूले के द्वारा, यही हमारा मेथड शॉर्टकट मेथड भी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए शॉर्टकट मेथड कोई अलग से नहीं है, बल्कि ये ही इतना शॉर्टकट है कि इसको हम वर्बल विदाउट एनी कैलकुलेशन, बिना पेन कापी उठाए हुए हम ये वैल्यू सीधे निकाल सकते हैं। इसीलिए इसको शॉर्टकट मेथड की श्रेणी में रखा गया है। तो ये तो हो गया हमारा एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को ज्ञात करने के लिए के मेथड। अब अगले स्टेप पर आते हैं, इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी DSI। DSI ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अभी वो तो इस सपोर्ट पर डिपेंड कर रहा था, अब ये किस पर डिपेंड करता है? स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं, ये सब इसको इफेक्ट करेंगे। तो इसमें जो DSI की वैल्यू होती है वो नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शंस के बराबर होती है, यानी आंतरिक प्रतिक्रियाएं कितनी हैं, यानी मेंबर फोर्सेस कितने हैं। तो मेंबर फोर्सेस, एक मेंबर में जितने फोर्स होंगे उसके हिसाब से हम सभी मेंबर्स में लगने वाले फोर्सेस की गणना कर लेंगे, वही हमारे मेंबर फोर्सेस कहलाएंगे। उतने फोर्सेस की गणना हमको करनी होती है, उनको सॉल्व करना होता है। जैसे ट्रस्ट में है कि मेंबर में केवल एक ही फोर्स इफेक्टिव होता है,
तो उसमें एक मेंबर में एक फोर्स, इसलिए जितने मेंबर होते हैं उतने ही हमको फोर्स ज्ञात करने होते हैं। तो जबकि रिजिड स्ट्रक्चर अगर है तो उसमें एक से ज़्यादा रिएक्शंस एक मेंबर पर ज्ञात करनी पड़ती हैं। तो जो भी जितनी हम वह कैलकुलेट कर लेते हैं स्ट्रक्चर की कंडीशन के अनुसार कि नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शंस कितनी हैं, यानी मेंबर फोर्सेस कितने हैं। फिर उसके बाद नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, उनको सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी हैं, वो किस पर बनाई जाती हैं, वो जॉइंट पर बनाई जाती हैं। यानी प्रत्येक जॉइंट पर हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बनाते हैं और उन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जितने जॉइंट हैं उसके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यानी ये तो हो गया जो हमारे अननोन थे उनको ज्ञात करने के लिए जितनी इक्वेशंस होंगी उतने अननोन तो हमारे ज्ञात हो जाएंगे, बाकी जो डिफरेंस है वही हमारा DSI की वैल्यू हो जाएगी। तो नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शंस हो गया या मेंबर फोर्सेस हो गया माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, यही हमारी बेसिक इक्वेशन है जो कि इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इस जनरल फार्मूले को हम इस साइड में रिपीट करके लिख लेते हैं क्योंकि इसको बार बार यूज करना होगा। तो DSI इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शंस माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। इसके बाद केस 1 को हम देखते हैं। हमने पहले की तरह से वही उसी क्रम में केस डील किए हैं। सबसे पहले लिया है पिन जॉइंटेड ट्रस, यानी पिन जॉइंटेड केस 1 और केस 2 में दोनों को पिन जॉइंटेड लिया है। केस 3 और केस 4 में रिजिड जॉइंटेड लिया है। ये रिजिड फ्रेम है, वो हमारे पिन जॉइंटेड फ्रेम है। इस श्रेणी में ट्रस आते हैं, इस श्रेणी में फ्रेम आते हैं। तो पिन जॉइंटेड ट्रस, और वो भी ये यहाँ पर है 2D में, 2 डायमेंशनल शेप है इसकी। इसके लिए DSI बराबर m-2j-3 ये फार्मूला प्रयोग होता है। अब ये फार्मूला कहाँ से आया? इस फार्मूले को देखिए, ये जो हमारी बेसिक इक्वेशन है इसी से ये फार्मूला तैयार हुआ। तो बेसिक इक्वेशन में सबसे पहले वाले ब्रैकेट में क्या है, नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शंस, ये किसके बराबर था, नंबर ऑफ मेंबर फोर्सेस। तो ट्रस जो होती है उसके एक मेंबर में एक ही फोर्स होता है, तो जितने मेंबर हैं उतने ही रिएक्शंस हो गई। इसलिए हम उस स्ट्रक्चर में मेंबर्स की संख्या काउंट कर लेते हैं और ये मेंबर्स की संख्या को ही हम m लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ मेंबर्स वो m है। तो जितने स्ट्रक्चर मेंबर होंगे उतने ही रिएक्शंस होंगी, क्योंकि एक मेंबर में केवल एक ही रिएक्शंस होती है ट्रस के केस में, क्योंकि ट्रस के दोनों सिरे पिन जॉइंटेड होते हैं। इसमें कोई मूवमेंट कैरी नहीं करता, ना शियर फोर्स कैरी करता है, केवल एक्सियल फोर्स जो है ये कैरी करता है। तो ये तो हमारा पहले स्टेप की वैल्यू हो गई m। अब दूसरे स्टेप में क्या है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है। तो ट्रस की जब भी हम एनालिसिस करते हैं हमको मालूम है कि प्रत्येक जॉइंट पर हम 2 इक्वेशंस बनाते थे, सिग्मा x इक्वल टू 0, सिग्मा y इक्वल टू 0। तो प्रत्येक जॉइंट पर 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमें प्राप्त होती हैं, वो भी ट्रस के केस में, यानी पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर में। तो 2 इक्वेशन प्रत्येक जॉइंट में, इसलिए तो हम स्ट्रक्चर में अपने नंबर ऑफ जॉइंट काउंट कर लेते हैं और प्रत्येक जॉइंट पर 2 रिएक्शंस होंगी। तो टोटल रिएक्शंस कितनी हो गई, 2 × j, तो वही 2 × j, ये टोटल रिएक्शंस हमारी हो गई इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। अब ये टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो ये हो गई। इसमें एक्चुअली क्या हुआ कि हमने जो हमारा स्ट्रक्चर का सपोर्ट थे उसको भी एक जॉइंट काउंट किया हुआ है, और सपोर्ट पर हम 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन पहले बना चुके हैं, जिसको कि एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी ज्ञात करते समय हमने 2D फ्रेम में 3 घटाया था और 3D फ्रेम में 6 घटाया था। यानी ये 6 रिएक्शंस 3D फ्रेम में और ये 2D फ्रेम में 3 रिएक्शंस। इनको हम यहाँ इस फार्मूले में देख लें, DSC जो रिएक्शन थी उसमें से 3 ये रिएक्शंस और ये 3 रिएक्शंस, तो ये हम पहले से ये नॉन रिएक्शंस थी, इक्विलिब्रियम इक्वेशन थी, इनको हम वहाँ यूज कर चुके हैं। इसलिए वो संख्या हमको इसमें से माइनस करनी होगी, क्योंकि इनको हम पहले ही काउंट कर चुके हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ बार बार दोबारा काउंट नहीं किया जाएगा।
2j में तो हमने सारे जॉइंट काउंट करके वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा 2j - 3 ये दूसरे स्टेप की वैल्यू हो गई। तो यानी इसी बेसिक स्टेप से ही को डिजिट के पदों में एक फार्मूले के रूप में यहाँ पर लिख लिया गया है। इसलिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे पिन जॉइंटेड 2D ट्रस के केस में। जब ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया तो हम एक एग्जाम्पल लेकर के इसका एप्लीकेशन यहीं पर समझा दे रहे हैं। ये कैंटिलीवर ट्रस है, ये 2 हमारे हिंज सपोर्ट हैं दीवार पर, बाकी एक ये फ्रेम है, इस पर 2 मेंबर ये जुड़े हुए हैं, एक ये जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये ट्रस है। इस फार्मूले के अनुसार DSI की वैल्यू किसके बराबर होगी? m यानी नंबर ऑफ मेंबर। इस ट्रस के नंबर ऑफ मेंबर को काउंट कर लीजिए। तो देखिए ये कैसे काउंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8, क्योंकि बीच में जॉइंट नहीं है तो ये 7 और 8, यानी इस तरह से m बराबर 8 हो गया। ज़रा नंबर ऑफ जॉइंट काउंट कर लीजिए, j की वैल्यू 1 2 3 4 5, इस तरह से j बराबर 5 हो गया। तो इस फार्मूले में m की वैल्यू और j की वैल्यू ज्ञात हो गई, बस 2 ही की वैल्यू चाहिए हमको। हमने इन दोनों का मान इसी फार्मूले में रखा, इसको सॉल्व किया और ये हमारा 1 आ गया। तो DSI बराबर 1 आ गया इस केस में। अब इस फार्मूले के अनुसार एक जनरल इससे अलग हट करके एक देख ले कि अगर DSI की वैल्यू 0 आ जाती है, अगर DSI की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, m माइनस इतना बराबर 0 हो गया, तो m बराबर इतना हो गया। तो ये मेंबर कौन सा होता है? डिटर्मिनेट होता है, यानी इसके सभी मेंबर्स की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर DSI की वैल्यू 0 से ज़्यादा आ जाती है तो कैसा मेंबर होता है? ये इनडिटर्मिनेट होता है, या इसी को एक शब्द और प्रयोग करते हैं, ओवर स्टिफ होता है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा इसको मजबूती प्रदान की गई है, यानी ज़रूरत नहीं थी फिर भी 1-2 एक्स्ट्रा मेंबर इसमें ऐड कर दिए गए। और तीसरा केस है कि अगर DSI की वैल्यू 0 से कम आ जाती है तो उस केस में इस स्ट्रक्चर को जो है डिफिशिएंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो डिफिशिएंट और ये हमारा अनस्टेबल होता है, ये स्थिर नहीं रहता, धराशायी हो जाएगा। तो यहाँ पर DSI की वैल्यू 1 आई है, यानी 0 से ज़्यादा आई है, इसका मतलब ये हमारा ओवर स्टिफ है, ओवर स्टिफ है, अथवा इसी को हम लिख सकते हैं कि दिस स्ट्रक्चर इज इनडिटर्मिनेट। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं DSI की वैल्यू के अकॉर्डिंग ट्रस के लिए, ये पिन जॉइंटेड ट्रस में ही केवल एप्लीकेबल। अब ये हमने फार्मूला इसका बनाया और इस तरह से ये हमने ज्ञात कर लिया। हालांकि इसकी कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन फिर भी हमको फार्मूला लिखना होगा, फार्मूला याद रखना होगा, और फिर फार्मूले में अपने मेंबर में नंबर ऑफ़ मेंबर ज्ञात करने होंगे, नंबर ऑफ़ जॉइंट ज्ञात करने होंगे, तब हम इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे और उसके बाद हम DSI की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो फिर ये मेथड शॉर्टकट कहाँ से हो गया? ये मेथड शॉर्टकट नहीं कहलाएगा। शॉर्टकट का मेथड तो ये होता है कि बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट हम उसकी वैल्यू ज्ञात कर सकें, ऐसा मेथड शॉर्टकट कहलाता है। तो ज़रा देखिए इसका शॉर्टकट क्या होता है। इसके शॉर्टकट होता है DSI ऑफ ए ट्रायंगल इज 0। एक ये बेसिक प्रॉपर्टी याद रखिए कि हमारे स्ट्रक्चर में अगर कहीं ट्रायंगल बना हुआ है तो उसकी इंटरनल स्टैटिक डिटर्मिनेसी जो है, इंडिटर्मिनेसी 0 होती है, उसमें कोई इंडिटर्मिनेसी नहीं होगी, यानी DSI की वैल्यू उस ट्रायंगल के लिए 0 होगी। तो ज़रा देखिए अपना स्ट्रक्चर हमारा ये है, एक ये क्लियर ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसकी इंडिटर्मिनेसी 0 हो जाएगी। अब हम यहाँ पर विचार करें, यहाँ क्या है, एक्चुअली ये चौकोर फ्रेम है, इसमें एक मेंबर ऐसे लगा दिया गया, एक मेंबर ऐसे लगा दिया गया। अब यहाँ किया क्या गया, इसको ज़रा समझने के लिए हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
ये 4 मेंबर को जोड़ करके एक ये चौकोर फ्रेम बनाया गया था। इसके बाद इसमें अगर ये मेंबर हमने ऐड कर दिया इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक इसने हमारे इस चौकोर फ्रेम को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। तो एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, यानी इसकी भी DSI 0 है और इसकी भी DSI 0 है, यानी दोनों की इंटरनल इंटरमिनेसी 0 हो गई। तो इसकी इसीलिए इसको फिगर को देख करके ही यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है 0 लिखी जा सकती है। इस केस में देख लीजिए। अच्छा, यहाँ क्या हुआ, यहाँ एक ऐसे जोड़ा गया और एक और एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया। तो इसको देखने से ये लगता है कि अगर एक एक्स्ट्रा मेंबर कम कर दिया जाए तो इसको इस तरह का मेंबर बनाया जा सकता है, और अगर ऐसा जब बन जाएगा तब तो इसकी जो है DSI की वैल्यू 0 होगी। चूँकि एक मेंबर इसमें एक्स्ट्रा ऐड है, इसका मतलब इसका DSI 1 हो गया, इसीलिए इसके DSI की वैल्यू जो है यहाँ पर 1 लिखी हुई है। इसका DSI, जो कि दोनों ट्रायंगल क्लियर कट नज़र आ रहे हैं, इसलिए इसकी DSI की वैल्यू 0 लिखी हुई है। और इस केस में क्या है, ये मेंबर भी नहीं रखा गया। जब ये मेंबर नहीं रखा गया, इसका मतलब इसमें अभी एक मेंबर, इसको ट्रायंगल बनाने के लिए एक मेंबर की आवश्यकता है, एक मेंबर की कमी है। तो ये -1 मेंबर है, यानी 1 मेंबर माइनस में है, नेगेटिव यानी उस लेस है, इसीलिए इसकी इंटरनल इंटरमिनेसी DSI की वैल्यू -1 आती है। हम चित्र को यानी एक ही मेंबर सफिशेंट है जो इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। तो हमको अपने स्ट्रक्चर को ट्रायंगल्स में बांटते हुए या यूम करते हुए उसी के आधार पर उसकी जहाँ भी ट्रायंगल बना लीजिए उसकी इंटरमिनेसी DSI 0 रख लीजिए। बाकी देखिए कुछ एक्स्ट्रा मेंबर लगे हों तो उसको +1 करते जाइए, जहाँ कुछ की कमी हो वहाँ पर -1 करते जाइए। तो अब जरा इसको देखने से क्या क्लियर हुआ कि इसकी इस पोर्शन की जो DSI की वैल्यू है वो 1 होगी, इसकी 0 होगी, तो टोटल कितनी हो गई, 1 आ गई। बस फिगर को देख करके ही डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि DSI = 1। केवल ये रूल याद रखना है ट्रायंगल वाला, नो कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन हमने नहीं की, हमने केवल ट्रायंगल का एक कंसेप्ट माइंड में सीख लिया कि इसको ट्रायंगल में डिवाइड करते जाइए और DSI की वैल्यू उसको 0 रखते जाइए, और उसी के आधार पर DSI की वैल्यू 1, क्योंकि एक मेंबर इसमें एक्स्ट्रा है। हमने इस फार्मूले से जब इतना सॉल्व करके लाए थे तब भी देखो DSI की वैल्यू 1 ही आई थी, और ये हमारे बिना कैलकुलेशन के ही जो है DSI हम 1 ज्ञात कर लेते हैं। तो इसीलिए इस मेथड को ही शॉर्टकट मेथड कहा जाता है। हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, ये अगर हमने याद कर लिया है, ये समझ लिया है, तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड लिख करके और DSI = 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये DSI = 1 ये शॉर्टकट मेथड हो गया केस 1 के लिए। अब केस 2 देखिए। पिन जॉइंटेड 3D ट्रस है। अब इसमें 2D की जगह 3D ट्रस है, पिन जॉइंटेड ये भी है जैसे वो थी। अब इसका जो फार्मूला बनता है वो M-3J-6 बनता है। जरा देखिए, नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शंस। इंटरनल रिएक्शंस क्या होती हैं, वही मेंबर फोर्सेज होते हैं। तो जितने मेंबर हैं, ट्रस चूँकि है तो ट्रस के एक मेंबर में एक ही फोर्स होता है, तो केवल नंबर ऑफ मेंबर ही केवल इसमें आएगा। तो जितने मेंबर उतना ही फोर्स हो गए। तो ये हमारा पहले स्टेप की ये वैल्यू हो गई M। दूसरे में देखिए, अगर हमारा 3D ट्रस है तो उसके एक जॉइंट पर कितनी रिएक्शंस बनेंगी। एक बनेगी σx = 0, एक σy = 0, एक σz = 0। चूँकि ये हिंज होता है इसलिए इस पर मूवमेंट नहीं आता कोई। तो 3 हमारी अननोन होती हैं एक जॉइंट पर। तो जितने जॉइंट हों उसमें 3 का गुणा कर दीजिए तो टोटल हमारी इक्वेशंस ज्ञात हो जाएंगी। तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ जॉइंट × 3 कर दिया गया है। इसमें 2 किया गया था चूँकि 2D फ्रेम था, ये 3D फ्रेम है इसलिए इसमें 3J हो गया। और ये कौन सी रिएक्शंस हैं, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, जो कि रिएक्शंस को ज्ञात करने के लिए हम पूरे ट्रस को एक सॉलिड
फ्रेम मानते हुए एक्सटर्नल फोर्स और रिएक्शंस केवल दो ही चीज़ों को कंसीडर करके हम जनरल इक्वेशन बनाते हैं। क्योंकि हमारा 3D फ्रेम हो गया तो सिग्मा x इक्वल टू 0 भी बनाएंगे, सिग्मा y 0 भी बनाएंगे, सिग्मा z इक्वल टू 0 भी बनाएंगे और इसके बाद मूवमेंट भी लेंगे, सिग्मा mx इक्वल टू 0, सिग्मा my इक्वल टू 0, सिग्मा mz इक्वल टू 0। तो ये हमारी 6 अननोन रिएक्शंस होंगी, 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बनेंगी। तो 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनेंगे, इसीलिए यहाँ पर 3 की जगह पर 6 घटाया जाता है। तो 3j माइनस 6 हो जाएगा अगर हमारा पिन जॉइंटेड 3D ट्रस है। तो इस फार्मूले में और इस फार्मूले में केवल इतना अंतर आता है। अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी इस फार्मूले के द्वारा निकाल करके दिखाते हैं। ये हमने एक 3D ट्रस बनाई है पिन जॉइंटेड, यहाँ पर पिन जॉइंट है, यहाँ पिन जॉइंट है, यहाँ पिन जॉइंट, तीनों सपोर्ट पिन जॉइंटेड है, ये भी ऊपर पिन जॉइंटेड है। वर्टिकल ये इंक्लाइन मेंबर्स कितने हैं, काउंट करते जाइए मेंबर की संख्या, एम की वैल्यू 1 2 3 3 ये हो गए। अब बेस में देखिए 1 2 और 3, इस तरह से 6 मेंबर हो गए। तो एम इक्वल टू 6 हो गया इस स्ट्रक्चर में। जे बराबर 4 हो गया, 1 2 3 और 4, इस तरह से 4 जॉइंट हो गए। तो जे बराबर 4 है, एम बराबर 6 है, बस इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एम और जे की वैल्यू, DSI की वैल्यू ये ज्ञात हो जाएगी। देखिए एम बराबर 6 निकला था, जे बराबर 4 निकला था, तो ये 12 हो गया, 4 3 12, तो ये 12 हो गया। और ये 6 और ये माइनस माइनस प्लस का 6, तो 6 से 12 हो गया, 12 माइनस 12 0 आ गया। तो इस तरह से DSI की वैल्यू 0 आ गई इस फार्मूले के द्वारा। ये तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, या जो बेसिक इक्वेशन के आधार पर फार्मूला बनता है। हम चाहे तो यही याद रखें, शॉर्टकट मेथड ना निकालें, लेकिन शॉर्टकट चूँकि आसान पड़ता है उसका, लेकिन अभ्यास होना चाहिए। तो इसके द्वारा ये वैल्यू हमारी 0 आ गई। अब जरा देखिए यही शॉर्टकट मेथड इसमें कैसे लगता है। शॉर्टकट चूँकि ये पिन जॉइंटेड ट्रस है, इसका शॉर्टकट यही है, DSI ऑफ ए ट्रायंगल इज 0। एक ट्रायंगल की जो इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है, इसकी वैल्यू 0 होती है। तो जरा देखिए हमारी इस ट्रस में ट्रायंगल कितने बनने हैं। एक ट्रायंगल ये बना, दूसरा ट्रायंगल ये बना और तीसरा ये बना। ये साइड वाले 3 फेस हैं, तीनों फेस पर ट्रायंगल बन रहा है। इन तीनों की इंडिटरमिनेसी 0 है इंटरनल। बेस में देखिए, बेस में चूँकि 3 सपोर्ट हैं, A1 2 3, ये भी ट्रायंगल बन गया। तो बेस में भी ट्रायंगल है, इसकी भी 0 है। तो इसमें पूरे ट्रस में सारे के सारे ट्रायंगल हैं, इसलिए टोटल DSI की वैल्यू 0 हो जाएगी। हमें कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी हल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें जितने भी हैं फेस हैं सारे के सारे ट्रायंगुलर हैं, इसलिए उन सब की DSI की वैल्यू 0 होगी। डायरेक्ट लिख दो DSI बराबर 0। तो ये इसका शॉर्टकट हो गया। तो ये शॉर्टकट मेथड कहलाता है, हमें इसके कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। अब आइए केस 3 में। केस 3 में है रिजिड जॉइंटेड 2D फ्रेम है। अब इसमें पिन जॉइंटेड नहीं है, रिजिड जॉइंटेड 2D फ्रेम है। और इसके DSI का जो फार्मूला है वो ये बनता है। अब जरा देखिए 1 बाय 1। पहला स्टेप, नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शंस। एक मेंबर में जो रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, उसका जो एक मेंबर है उसमें एक्सियल फोर्स आता है, शियर फोर्स भी आता है, मूवमेंट भी आता है। उसमें 3 अननोन रिएक्शंस आती हैं, यानी 3 तरह की रिएक्शंस उसमें डेवलप होती हैं। तो एक मेंबर में 3 तरह की रिएक्शन डेवलप होंगी, इसलिए नंबर ऑफ मेंबर m है। तो उसमें कुल कितनी रिएक्शंस डेवलप होंगी, 3 × m, इसीलिए 3m किया गया। तो ऊपर वाले पिन जॉइंटेड में केवल m दोनों में था, इसमें 3m है 2D फ्रेम में। इसी तरह से एक जॉइंट पर देखिए 3 × j, इसका हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके और ये टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। हम 3 तरह की इक्वेशन बना सकते हैं, सिग्मा x इक्वल टू 0, सिग्मा y इक्वल टू 0 और सिग्मा z इक्वल टू 0, यानी कोई सी 3 इक्वेशंस हम यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो हो गया 3j,
की वैल्यू यहाँ पर, और -3 ये उसी तरह से किया गया है कि 2D फ्रेम में 3 घटाया जाता है, चूँकि 3 रिएक्शंस हम एक्सटर्नल रिएक्शंस वाले में ऑलरेडी घटा चुके हैं। ये इधर जो है ये -3 जो घटाया था, तो यहाँ पर -3 घटा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हमको फिर 3J में से कम करना पड़ेगा, उसको हम पहले से काउंट कर चुके हैं। और इसके बाद इसमें एक फार्मूला रिलीज्ड रिएक्शंस का और ऐड कर देते हैं, क्योंकि जो रिजिड फ्रेम होते हैं, रिजिड फ्रेम में नंबर ऑफ़ अननोन्स की संख्या ज़्यादा होती है, और उनको सॉल्व करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए उसके बीच में कुछ ऐसे सपोर्ट बना दिए जाते हैं, जैसे इंटरनल हिंज डाल दिए जाते हैं। तो इंटरनल हिंज हमारी कुछ रिएक्शंस को रिलीज कर देता है, तो उससे हमारे नंबर ऑफ़ अननोन रिएक्शंस घट जाते हैं, और उनके घट जाने से उसकी एनालिसिस पॉसिबल हो जाती है स्ट्रक्चर की। इसलिए जितने इंटरनल रिएक्शंस, इंटरनल हिंज जहाँ पर पड़े हों, उन बिंदुओं पर हम टोटल रिलीज रिएक्शंस की वैल्यू जो है ये कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसको इस फार्मूले में रख करके जोड़ देते हैं। तो ये हमारी इक्वेशंस हो गई, हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको DSI की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि ये फार्मूला कैसे अप्लाई होगा। ये हमारा फिक्स एंड है, ये फिक्स एंड है, ये फिक्स एंड है, ये मेंबर यहाँ जुड़ रहा है, ये भी हमारा रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पर एक रोलर सपोर्ट है, यहाँ पर एक इंटरनल हिंज डाल दिया गया है। इंटरनल हिंज यहाँ जब डाला गया है तो देखिए, सबसे पहला काम नंबर ऑफ़ मेंबर काउंट कर लीजिए। नंबर ऑफ़ मेंबर हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक ये 5। तो इस तरह से m = 5 हो गया। J बराबर कितना है? जॉइंट देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से नंबर ऑफ जॉइंट इसमें 6 आ गया। अब रिलीज रिएक्शंस RR इसमें और ज्ञात करना है फार्मूले के अनुसार। तो RR का फार्मूला होता है समेशन ऑफ m-1। ये हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में रिलीज रिएक्शंस का। तो रिलीज रिएक्शंस RR बराबर समेशन ऑफ m-1, यानी यहाँ पर लगा हुआ है, इस इंटरनल हिंज से 2 मेंबर जुड़ रहे हैं, एक इधर और एक इधर, तो m' की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 - 1 हो गया। अगर कई हिंज होते तो उस केस में ये सिग्मा का मतलब यहाँ निकलता है, क्योंकि एक ही इंटरनल हिंज है, इसलिए केवल 2 - 1 ही इसकी वैल्यू आएगी। तो 2 - 1 = 1। RR की वैल्यू 1 आ गई। तो अब RR भी ज्ञात हो गया, M भी ज्ञात हो गया, J भी ज्ञात हो गया। इस फार्मूले में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करके जो है ये वैल्यू हमारी -1 DSI आ जाएगा। तो DSI बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए, अब वही शॉर्टकट मेथड इसका अपनाइए। तो ये क्या है? हमारा रिजिड फ्रेम। ये थे पिन जॉइंटेड फ्रेम। तो रिजिड फ्रेम का शॉर्टकट दूसरा होता है, पिन जॉइंटेड फ्रेम का शॉर्टकट दूसरा होता है। ये दोनों के शॉर्टकट कॉमन नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी आवश्यक है। तो रिजिड जॉइंटेड का जो शॉर्टकट मेथड है वो क्या है कि हम अपने स्ट्रक्चर में ये देखें कि लूप कितने बन रहे हैं, यानी गोल घेरा कितना बन रहा है। कवर्ड फ्रेम के द्वारा कोई भी स्पेस घेरा हुआ हो, चाहे वो ट्रायंगल के द्वारा घेरा हुआ हो, ये भी हमारा एक लूप कहलाएगा, या 4 भुजाओं से घिरा हुआ एरिया हो, वो भी एक लूप कहलाएगा। यानी जैसे बंद चक्र बना हुआ हो, कोई सा भुजाएं उसमें 4 हों, 3 हों, 2 तो नहीं हो सकती, कम से कम 3, फिर 4 5, अधिक कुछ भी हो सकती हैं। तो वो लूप देखे जाते हैं, उसको बोलते हैं लूप। यानी लूप को ज़रा एक बार फिर से समझ लें, लूप क्या है। एक तो ये लूप हो गया, इस तरह से 4 मेंबर जोड़ रहे हों, 3 मेंबर इस तरह से जोड़ रहे हो, ये भी हमारा लूप हो गया, ये भी लूप हो गया। तो इस तरह से मेंबर अगर इस तरह से जोड़ रहे हैं तो ये सारे एक लूप कहलाता है। यानी 1 लूप ये हो गया, 1 लूप ये हो गया और 1 ये हो गया। तो ये लूप्स हो गए। अब हमने स्ट्रक्चर में देखते हैं कि ये हमारे लूप हैं कितने।
तो हमने जो केस 3 में ये फ्रेम अपना लिया है, क्या इस स्ट्रक्चर में कहीं भी लूप बन रहा है? कहीं भी नहीं बन रहा, सब अलग अलग लाइनें हैं, कहीं घेरा हुआ नहीं क्षेत्र है। इसलिए सी की वैल्यू नंबर ऑफ लूप 0 है। तो नंबर ऑफ लूप 0 है, इसका शॉर्टकट का जो फार्मूला है वो याद रखें। केस 3 रिजिड जॉइंटेड 2D फ्रेम के लिए जो इसका फार्मूला है, शॉर्टकट फार्मूला DSI इक्वल टू 3C माइनस RR, 3C माइनस RR होता है। और 3D फ्रेम के लिए ये 6C माइनस RR होता है। बस ये दो केवल फार्मूले हैं। 2D फ्रेम के लिए, 2D रिजिड फ्रेम के लिए 3C माइनस RR होता है, और ये 3D रिजिड फ्रेम के लिए DSI बराबर 6C माइनस RR होता है, जिसमें C जो है क्या है, नंबर ऑफ लूप्स इन द स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ लूप्स इन द स्ट्रक्चर। तो हमारे चूँकि स्ट्रक्चर में लूप कोई नहीं है तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो C की वैल्यू 0, इसका मतलब 3 इंटू 0 0 हो गया, माइनस RR। अब इसमें RR की वैल्यू देखिए, केवल एक हमारा इंटरनल हिंज है, और एक इंटरनल हिंज की जो है ये वैल्यू हम 2 माइनस 1, यहाँ RR की वैल्यू 1 ये यहाँ निकालें, इसको निकालना। ये मौखिक भी याद है कि दो मेंबर जोड़े हैं तो 2 माइनस 1 RR 1 हो गया। इसे हमें कैलकुलेटर लेकर के या कॉपी पेंसिल लेकर के हल करके इसकी वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं रहती, हम बराबर जोड़ते चले जाएंगे, हमको ये RR की वैल्यू निकल आएगी। इस इंटरनल हिंज से दो मेंबर जोड़ रहे हैं, इसलिए 2 माइनस 1 यानी 1 हो गई इसकी वैल्यू RR की। तो RR 1 हो गया, 3C 0 हो गया, तो 1 यहाँ रख देंगे तो माइनस 1 बचा, तो इसकी वैल्यू माइनस 1 आ गई, यानी ये हमारा DSI बराबर माइनस 1 आ गया। अब देखिए, क्या इसको कैलकुलेशन करने के लिए क्या वास्तव में पेन कापी ये से या कैलकुलेटर उठाने की आवश्यकता है? इसीलिए ये हमारा शॉर्टकट मेथड है। इसी शॉर्टकट मेथड के द्वारा हम केवल फिगर देख करके ऐसे ही बता देते हैं कि इसमें इसकी वैल्यू कितनी आएगी, DSI की वैल्यू। तो इस तरह से DSI की वैल्यू यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं। अब DSI ज्ञात कर लिया। केस 4 देखिए, रिजिड जॉइंटेड 3D फ्रेम आ गया। तो रिजिड जॉइंटेड 3D फ्रेम है ये, DSI बराबर इसमें 6M हो जाएगा। प्रत्येक मेंबर में 6 फोर्स कार्य करेंगे अगर 3D फ्रेम है। हर एक मेंबर में अननोन रिएक्शंस क्या होंगी, RX RY RZ तीनों हो जाएंगी, और MX MY MZ ये तीनों मूवमेंट हो जाएंगे। तो इस तरह से 6M हो जाएगा, यानी प्रत्येक मेंबर में 6, इसलिए M मेंबर में 6M। तो टोटल नंबर ऑफ अननोन या टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस हमारा ये हो गया। और ये इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ये हर जॉइंट पर 6 इक्वेशंस भी बनेंगी फिर, चूँकि हमारा 3D फ्रेम है, तीनों मूवमेंट की इक्वेशंस बनेगी और तीनों एक्सियल इक्वेशन भी बनेगी, सिग्मा x 0, सिग्मा y 0, सिग्मा z 0। तो 6J यहाँ पर भी हो जाएगा, 6M यहाँ पर भी हो जाएगा, -6, चूँकि 3D फ्रेम में 6 घटाया जाता है यहाँ एक्सटर्नल इंटरमिनेसी में, तो 6 घटाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 6 हम इसको पहले कम कर लेंगे और फिर RR की वैल्यू जोड़ देंगे। तो 6J -6 प्लस RR, ये DSI का फार्मूला, ये हमारे इस चौथे केस के लिए यानी रिजिड जॉइंटेड 3D फ्रेम के लिए ये फार्मूला हम लिख सकते हैं। बस इस फार्मूले में अपना मेंबर, यहाँ पहले एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ये एक फ्रेम हमने लिया है, 4 वर्टिकल पोस्ट के ऊपर एक ये चौकोर फ्रेम टिका हुआ है। इस चौकोर फ्रेम में एक इस कॉर्नर पर इंटरनल हिंज लगा दिया गया है, एक इंटरनल हिंज इस जंक्शन पर लगा दिया गया, एक यहाँ बीच में लगाया गया, एक इस जॉइंट पर लगाया गया। तो इस तरह से 2 इंटरनल हिंज लगे हुए हैं। जब दोनों इंटरनल हिंज लगे हुए हैं तो ज़रा बर्बल ही निकालिए कि RR की वैल्यू कितनी होगी। इस हिंज पर कितने मेंबर कनेक्ट हो रहे हैं, 3, तो ये 3 - 1 यानी 2, तो इसकी वैल्यू हो गई RR की। और यहाँ पर 2 मेंबर कनेक्ट हो रहे हैं तो 2 - 1 हो जाएगा, यानी 1 RR की वैल्यू इसमें है, एक और RR की वैल्यू इसमें कितनी है, 2 है। तो 2 1 3, टोटल RR की वैल्यू 3 आ गई। वही हम फार्मूला लिख करके निकालेंगे, 3 × समेशन ऑफ M' - 1
ये हम पीछे समझा चुके हैं। तो 3 इंटू 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 ये जोड़ करके ये हमारा 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया। इस तरह से 9 हमारा आर की वैल्यू ये 9 ज्ञात हो गई। अब इसमें 3 टाइम, चूँकि 3 डायरेक्शन में होती हैं इसमें, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है इस फार्मूले में। तो ये रिएक्शंस हमारी आर की वैल्यू इसमें 9 लिखी जाएगी। तीनों डायरेक्शन में ये रिएक्शंस को रिलीज करता है। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई इसमें 3D फ्रेम में करना पड़ता, 2D फ्रेम में नहीं करना पड़ता। 2D फ्रेम में ये 3 का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, 3D फ्रेम में ये 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये हमारा 2 1 3 और 3 त्रिका 9, इस तरह से 9 आर की वैल्यू 9 लिखी जाएगी। अब आर ज्ञात हो गया, एम ज्ञात हो गया, जे ज्ञात हो गया। इसमें एम मेंबर की संख्या काउंट कर लीजिए, 1 2 3। यहाँ चूँकि इंटरनल हिंज है इसलिए इसे 2 गिना जाएगा, ये जॉइंट माना जाएगा, तो इसको हम दोनों को काउंट करेंगे। यहाँ मैं एक बात साथ ही साथ बता दूँ कि हम ये भी कर सकते हैं कि इसको जॉइंट काउंट ना करें, तो जॉइंट भी यहाँ एक हम घटा सकते हैं और एक मेंबर भी ये एक ही मेंबर काउंट करें, तो इससे हमारे रिजल्ट पर कोई अंतर नहीं आता। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें से ये घट रहा है, एक ये कम हो गया, एक ये कम हो गया, इसमें से ये घटता है, इसलिए डिफरेंस हमारा वही बना रहता है। लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस एक ही रखें कि इसको हमेशा जॉइंट काउंट करके ही गिना करें। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 ये हो गए और ये 1 2 3 4 ये हैं, 5 4 9, m बराबर 9 हो गया। जॉइंट जरा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जे बराबर भी 9 हो गया। बस इस फार्मूले में हमने ये सारी वैल्यू रखी और DSI का मान -3 आ गया। तो DSI का मान -3 आ गया। जरा इसमें शॉर्टकट लगाइए, इसका शॉर्टकट जो है 6C - RR लिखा जाएगा। ये 3D फ्रेम वाले में 6C - RR होता है और 2D फ्रेम में 3C - RR होता है। तो C क्या है? नंबर ऑफ लूप। इस फ्रेम में नंबर ऑफ लूप कहाँ बन रहा है? ऊपर के जो ये 4 मेंबर जुड़े हुए हैं ये केवल एक लूप बना रहे हैं, तो C की वैल्यू 1 हो गई। C की वैल्यू 1 है तो ये हो गया 6, और RR की वैल्यू कितनी अभी निकाली है? 9। तो 6 में से 9 घटाएंगे तो -3 बचेगा। तो भाई ये हमारा DSI डायरेक्ट -3 आ गया। हमने इस फार्मूले से निकाला तो भी -3 आया, और शॉर्टकट फार्मूले से निकाला तो भी -3 आ गया। तो इस तरह से DSI की वैल्यू जो है हम शॉर्टकट मेथड से ज्ञात कर लेते हैं। और DSE एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी का मान जो पीछे हमने अभी बताया वो RE-6 से निकाले जाता है। मौखिक हम काउंट कर सकते हैं इसमें। ये हमारा हिंज सपोर्ट है, ये भी हिंज सपोर्ट है, तो इसमें कितने हो गए? 6 + 6 + 3 + 1, तो ये 16 हो गया। तो RE की वैल्यू 16 हो गई, -6 10 बचा, और 10 और -3 जोड़ दीजिए, प्लस का 7 आ गया। तो ये हमारा DS की वैल्यू आ गई। इस तरह से ये दोनों मान DSE और DSI हम मौखिक ही हल कर सकते हैं। ये मौखिक हल किए जा सकते हैं। DS की वैल्यू सीधे फिगर को देखिए, थोड़ी देर मनन कीजिए, और बस इन्हीं फार्मूलों को याद रखते हुए हम सीधे कैलकुलेट कर लेते हैं। हमको ये फार्मूले लिख करके इनको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये हैं हमारे शॉर्टकट मेथड इंटरनल इंडिटरमिनेसी ज्ञात करने के लिए, और एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी ज्ञात करने के लिए जो मेथड है वो हमारा वही मेथड ही शॉर्टकट मेथड है। इसलिए ये दोनों के शॉर्ट मेथड हो गए, इनके द्वारा हम इनकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो आज का ये इंटरनल इंडिटरमिनेसी का शॉर्टकट मेथड जो है ये पूरा होता है। इसके अभ्यास आप कर सकते हैं, और उम्मीद है कि कंसेप्ट शॉर्टकट मेथड का क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।